एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स और ऑल इंडिया मॉक्स। ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री ओनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लगी हुई ऐप लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पाइए ये सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंप्लीटली फ्री। अगर आप कर रहे हैं किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स और ऑल इंडिया मॉक्स। ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री ओनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लगी हुई ऐप लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पाइए ये सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंप्लीटली फ्री। अगर आप कर रहे हैं किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई आज का तो मतलब माहौल ही अलग है। दिन शनिवार है, झमाझम आज के क्लास की शुरुआत किया जाएगा और देखा जाएगा। देखो, रोजाना की तरह सबसे पहले हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा जाएगा और उसके बाद, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे तो फिर समझा जाएगा कि कैसे क्या चीजें बनेंगी। पेन है सर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। अच्छा, घड़ी में 7:06 हो रहे हैं, लेकिन एक बार पुनः तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद पहला क्वेश्चन, कौन सा मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है। जनरली क्या होता है पेपर में कि मंदिर और मंदिर से संबंधित राज्य पूछता है, लेकिन अब यहां क्या पूछ रहा है कि कौन सा मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है। आइए बारी बारी से मंदिर मेला महोत्सव के क्वेश्चंस रहता है। जैसे वेंकटेश्वर मंदिर, ये तो याद है कि सर ये 7 पर्वतों का मंदिर कहलाता है, ये 7 पर्वतों का मंदिर है। तो फिर सर ये तो नहीं, 7 पर्वतों का मंदिर, इसका मतलब लल्ला ये ऑप्शन तो नहीं है। वैष्णो देवी माता का मंदिर जो है वो त्रिकुट पहाड़ियों पर है अगर आप दर्शन करने जाएं। मुंडेश्वरी देवी बिहार कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है, कैमूर, ठीक है ना, कैमूर पहाड़ी, ये आपको मुंडेश्वरी देवी जी का मंदिर मिलेगा। और असम कामाख्या मंदिर, बेहद प्रसिद्ध मंदिर, ये आपको किस पहाड़ी पर मिलता है, नीलांचल पर्वत। तो देखो कामाख्या से ना एक रहता है प्रश्न अक्सर, कामाख्या मंदिर से नीलांचल पर्वत। तो कामाख्या मंदिर, नीलांचल पर्वत, मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर पर्वत, वेंकटेश्वर मंदिर 7 पर्वतों का मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर करिएगा मेरे भाई अगले का। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में कब चल रही थी। 4 ऑप्शन है, आराम से देखिएगा। भारत चीन युद्ध 1962 के समय, भारत पाक युद्ध 1971 के समय, डोकलाम विवाद। अच्छा, इसमें से तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सर ये वाला तो पहले हटा दीजिए, ये तो पहले हटा दीजिए। शुरू की 3 पंचवर्षीय योजना एकदम कंप्लीट हुई थी तो 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये इसका मतलब कि सर कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर सर प्लानिंग गैप वैप आ गया था, तो फिर कौन सा राइट आंसर होगा। तो सर ये इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो आपके बनेगा बी ऑप्शन, भारत पाक युद्ध। क्योंकि नहीं वो 66 से 69 उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू जी का 64 में डेथ हो गया था, फिर उसके बाद आपके शास्त्री जी का डेथ हो गया था, इंदिरा गांधी जी आई थी, तो काफी कुछ उठा पटक सा चल रहा था, तो उस समय की बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगले क्वेश्चन पे आएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 28 जुलाई नहीं, इस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस होता है वैसे, वह विश्व हेपेटाइटिस, ठीक है ना,
टाइटिस, हाँ ठीक है, हट टाइटिस, हेपेटाइटिस डे, ये हो गया। अगला क्या है? 15 मार्च राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बताइएगा। तो सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 15 मार्च को फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये वाला तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कई लोगों को नहीं याद होगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, नहीं ध्यान होगा। 20 मार्च सर गौरैया दिवस, अच्छा विश्व प्रसन्नता दिवस, थोड़ा प्रसन्न होकर के भी आंसर दे सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा सर? 20 मार्च विश्व प्रसन्नता दिवस, लल्ला विश्व प्रसन्नता दिवस इसका है, ठीक है। तो 25 मार्च आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी, और 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो डी ऑप्शन, चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? देखो दो बातें तो तय हैं, या तो इस बार का नोबेल पुरस्कार करेंट अफेयर का पूछेगा, या फिर आपसे स्टैटिक का नोबेल पुरस्कार पूछेगा। ऑप्शन में जो चारों नाम दिए गए हैं वो चारों आपके क्या हैं? नोबेल पुरस्कार से ही मैच करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लें वैन टी हाफ की, वैन टी हाफ लल्ला जो है, इनको रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैं ये जानबूझ करके बता रहा हूं ताकि अगर करंट वाला पूछे तो वो भी सही, और ये करे तो आप इससे भी कर लें। वान बेहरिंग की बात करें तो सर यही है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए। विलियम रोटेंजन की अगर बात करोगे तो इन्हें भौतिकी, फिजिक्स का दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज भौतिकी का दिया गया था। सूली की बात कर लोगे तो सर इन्हें लिटरेचर, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये स्टैटिक वाले हैं, वैन टी हाफ और फिजिक्स का पहला नोबेल, चिकित्सा का और आपके साहित्य का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। डी बी ऑप्शन, कौन सा पर्यटक स्थल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? हालांकि कोई चाहेगा नहीं कि वो जाए और रॉयल बंगाल टाइगर को देखे, मतलब कि आमने सामने इसे छुपके से तो टाइगर जा रहा है, टाइगर जा रहा है, लोग कार में बैठ करके देख लेते हैं, जंगल सफारी उफारी कर लेते हैं। देखो अब यहां पे एक्चुअली ये सब आपसे पूछ चुका है कौन किसके लिए फेमस है। जैसे ये पचमढ़ी की अगर तुम बात करोगे तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये स्क्वायरल गिलहरी, गिलहरी, ये गिलहरी के लिए बहुत फेमस है, ये मध्य प्रदेश का है। नोकरक में चले जाओगे तो लाल पांडा, किसके लिए ये फेमस है? लाल पांडा के लिए ये बहुत फेमस है, नोकरक नेशनल पार्क। अभी मेघालय आज चर्चा में भी है, पहला क्षेत्रीय एआई आपके बैठक, क्षेत्रीय एआई बैठक, आज सुबह हम लोग इस चीज को पढ़े हैं कि क्षेत्रीय एआई बैठक कहां पे हुआ है? तो सर शिलोंग में, मेघालय शिलोंग, वो ये आज चूंकि नॉर्थ ईस्ट की बात आई, नोकरक की बात आई, तो ये अगस्त मलाई की अगर बात करोगे तो ये एशियाई हाथी के लिए बहुत फेमस है, एशियाई हाथी के लिए। सिमलीपाल की बात करोगे तो ये सर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। जिम कार्बेट उत्तराखंड, हाँ वो ठीक है, लेकिन ये सिमलीपाल भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। अगला, दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था? यहां बहुत सोच समझ के आंसर करना, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो दक्षिण भारत पे सबसे पहले अगर सल्तनत काल की बात देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। सेम क्वेश्चन को आपसे ऐसे घुमा करके भी पूछता है कि विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत पार कर सबसे पहले आक्रमण साउथ पे किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी कभी कभी आपसे ऐसे इस क्वेश्चन को कर देता है कि किसको कमान दी थी? अपने बॉयफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को इसने कमान दिया था कि भैया तुम जाओ और हमारे लिए क्या जीत करके आ जाओ, हमारे लिए दक्षिण विजय करके आओ। अच्छा बॉयफ्रेंड बात टालते तो है नहीं, वो कहते ना हम तुम्हारे लिए आसमान से तारा तोड़ लाएंगे। मलिक काफूर ने तोड़ लाया, इसने दक्षिण भारत पे आक्रमण करके कोहिनूर हीरा,
कोहिनूर हीरा ला करके अपने दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। मजाक थोड़ी है, समझ रहे। और हमेशा की तरह लड़ाई होता ही रहता है, इन दोनों में भी लड़ाई हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी से मलिक काफूर एक लिमिट के बाद इतना दुखी हो गया था कि साउथ साइड जाकर के शासन प्रशासन देखने लगा, और जब तक अलाउद्दीन खिलजी की डेथ नहीं हो गई थी वापस दिल्ली आया नहीं था कभी। ये एक नंबर का भाई आत्मा दुखी हो गई थी इनकी। किस शासक ने इक्ता प्रणाली बंद कर दिया था? इससे पहले कि देखो इक्ता प्रणाली बंद किया, यह भी तो जानना है कि सर इक्ता प्रणाली शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता का मतलब होता है भूभाग, लैंड पार्ट। अपने सैनिकों को सैलरी की जगह पे जमीन का छोटा टुकड़ा दे देता था इल्तुतमिश कि जब तक तुम मेरे यहां सैनिक हो तुम्हें ये मैं इक्ता दे रहा हूं। तो आज जिसके पास जमींदार है वो जमीन है वो जमींदार हो गया। तो जिसके पास इक्ता हुआ करता था लल्ला, वो इक्तादार कहलाता था। लेकिन समय बदला और अब शासक कौन बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई प्रथाएं लाई थी, जैसे इसने दाग प्रथा लाया था, हुलिया प्रथा लाया था, नगद वेतन लाया था, दाग हुलिया नगद वेतन इसने लाया था। इस तरीके कई प्रथाएं लाई थी। तो इसने क्या कहा कि नहीं, अब हम तुम्हें जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, अब हम तुम्हें क्या देंगे? नगद वेतन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो इक्ता प्रथा को समाप्त किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि वो जमीन की जगह नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था, परमानेंट आर्मी। ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ये चीजें, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। सर, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कौन थे? अच्छा, तुम लोग न्यूज में एक बात सुनते होगे कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम अक्सर तुम लोग सुन लेते होगे। ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, ये भी तुम लोग को एक बार के लिए बता दें। 1938 में भारत में एक पेपर छपता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू जी ने इसका संपादन शुरू करवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय शुरू हुआ था। नेशनल हेराल्ड नाम से पेपर छपा करता था। अब आगे चल के ये बंद हो गया, तो इसकी जितनी संपत्ति सारी चीजें थी उसके ऊपर सोनिया गांधी परिवार ने, जो गांधी जी का मतलब जवाहरलाल नेहरू के जो वंशज रहे, उन लोगों ने अपना क्लेम कर दिया। अब इसमें कितना सही क्लेम किया, कितना गलत क्लेम किया, वो राष्ट्रीय संपत्ति थी, क्या थी, कैसे हुआ, वही जो केस है वो नेशनल हेराल्ड केस के रूप में जाना जाता है। वो एक्चुअली पेपर ऊपर की बात आई ना, बॉम्बे क्रॉनिकल, तो मैंने कहा कि भैया आप लोग भी कई बार सुनते होंगे नेशनल हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड केस, तो आपको जानने का अधिकार है कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है भाई, मदन मोहन मालवीय, इनकी एक संपादकीय जरूर याद रखना, द लीडर, द लीडर। और इसी तरीके का एक आता है डॉन, डॉन, वो मोहम्मद अली जिन्ना, डॉन का संपादन मोहम्मद अली जिन्ना। लंदन गाइड, लंदन गाइड, इसका संपादन किसने किया था? लंदन गाइड का बताओ। और द एसेज ऑन गीता, द एसेज ऑन द गीता, इसका संपादन किसने किया था? द एसेज ऑन द गीता। आज हम लोग जो लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे वो इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करोगे तो द लीडर मदन मोहन मालवीय, हां सर। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। मोतीलाल नेहरू जी, इनकी एक बहुत फेमस है इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट। द गाइड मोहन, लंदन गाइड मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये गांधी जी के जीवन का पहला संपादन है लंदन गाइड, ठीक है ना। गांधी जी के जीवन का ये पहला संपादन है लंदन गाइड। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक बहुत ही फेमस लिखा था हितवाद, हितवाद। मुझे नहीं पता आप लोग इसमें से कितने लोग इसको सीरियस ले रहे हो, लेकिन अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को यह याद नहीं होगा। द एसेज ऑन गीता, अरविंदो घोष,
अरविंदो घोष जी। आज ही सुबह हम लोग इनकी पुण्यतिथि 5 दिसंबर को मनाई गई, तो हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे द एसेज ऑन गीता, द सावित्री, और अरविंदो घोष जी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट हम लोग ध्यान रखे थे। तो लल्ला इस क्वेश्चन का कुल मिलाजुला कर राइट आंसर क्या बना? बी ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता। अगले पे आएंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? अच्छा, गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो एक 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ था, और फिर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो सर वो हुआ करता था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये एक पॉइंट याद रखना, एक ये पूछता है। दो गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन। फिर लिनली थगो बन गया, वो अलग की बात है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सर तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू, अरे आपके हाँ क्या उनका नाम था? भीमराव अंबेडकर जी। पहले वहां से शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने तो भाग लिया था सर। ये वाला तो बच्चा बच्चा रटा रहता है। हाँ सर, तीनों में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। CN मुदलियार जी ने भाग लिया था, ठीक है ना। NM जोशी जी ने भाग लिया था तीनों में। MR आयंगर ने भी भाग लिया था, ठीक है। जो भाग नहीं लिए थे वो थे TN सेशन। TN सेशन एक समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के ये। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक अंबेडकर जी को ही जानते हैं। एक नाम और जान लो, सप्रू जी ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपके MR अयंगर ने भी भाग लिया था, MN जोशी ने भी भाग लिया था, CN मुदलियार ने भी भाग लिया था। कई लड़के जब अंबेडकर जी के कुछ होते हैं ना, मनुवादी टाइप के लोग, कुछ अलग टाइप के लोग, कोई गांधी जी का भक्त है तो कोई अंबेडकर जी का, तो कहते हैं हाँ देखो अंबेडकर जी तीनों में भाग लिए थे, अकेले अंबेडकर जी थोड़ी भाग लिए थे, कई लोग भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। आपको नाम नहीं पता है, ये अलग बात हो सकती है, ठीक है ना, ये अलग बात हो सकती है। सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासन काल किस राजवंश का था? भाई ये क्वेश्चन तो आपको जब ईयर याद रहे तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एक लड़के का मैं जरा, एक लड़का लिख रहा है कि कंफ्यूज्ड क्वेश्चन। ससुर तुमको क्या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा ना ऐसे बढ़ चढ़ के लिखने वाले कमेंट वाले स्टूडेंट को बात कर, इसमें क्या कंफ्यूजन है? पूछ रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? 4 ऑप्शन है। TN सेशन ने भाग नहीं लिया था। इसमें दिक्कत कहां गई तुमको? कंफ्यूज्ड क्वेश्चन आ क्वेश्चन मार्क। ठीक से तैयारी करोगे, पढ़ोगे तब ना। नालायक। सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासन काल किसका हुआ करता था? समझना जरा सा। सल्तनत काल की अगर बात करें लल्ला, तो सबसे पहले तो सर गुलाम वंश वाले 1206 से लेकर के 1290 तक सर सब शासन किए। फिर सर खिलजी वाले 1290 से लेकर 1320 तक शासन किए। इसका मतलब ई तो सर 3 साल शासन किए, ये 90 अच्छे, ये 84 साल शासन किए। सैयद वाले सर 1414 से लेकर 1451 तक शासन किए, मतलब 37 साल ये शासन कर लिए सर। तुगलक वंश वाले सर ये करीब 1320 से लेकर, गुलाब खिले तो करीब ये 1320 में शुरू हुए थे और 1414 तक शासन कर डाले थे सब, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि सर सबसे लंबा यही शासन किए हैं तुगलक वंश वाले। और क्या भाई, दिखने से ही डेटा क्लियर हो गया, तुगलक वंश वालों ने सबसे लंबा शासन किया है। और सबसे कम शासन किसने किया है सल्तनत वंश में? तो खिलजियों ने 30 साल शासन बस किया है, खिलजियों ने, ठीक है ना, 30 साल बस शासन किया है खिलजियों ने। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच निम्न में से कौन सा नदी जल विवाद है? बताना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सा नदी जल विवाद है? सोच समझ के बताइएगा, कौन सा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपके आंध्र प्रदेश के बीच में? सर इन तीनों के बीच में कृष्णा नदी फ्लो करती है, तो कृष्णा जल विवाद ही रहेगा। जबकि अगर हम बात करें रावी ब्यास, पंजाब,
हरियाणा और राजस्थान के बीच में। ये वाला किसके किसके बीच में है सर? पंजाब, राजस्थान और आपके हरियाणा। ठीक से इसको लिख देते हैं ऐसे, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच में। महादई, महादई नहीं, यहां पे होना चाहिए गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। महादई गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। और महानदी, देखो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, ODH और CG के बीच में। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब चूंकि मैटर AI बेस्ड हो चुका है, एडिक्विटी का नया पैटर्न आ गया है, तो हम भी उसी हिसाब से अब चीजों को ढाल रहे हैं। तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान दे करके अच्छे से इनको। अब कई स्टूडेंट जो महादई नदी सुने नहीं होंगे, वो कहेंगे भाई कोई है, भाई वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित चल रहा है। अगले पे आएंगे लल्ला, अगला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। नीचे दी गई जलधाराओं में कौन सी ठंडी है? हम लोग तो कई बार पढ़े हैं कि सर ठंडी जलधारा कौन सी है। तो जैसे कि नीचे दी गई जलधाराओं में से कौन सी ठंडी है? पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है। अब तुम सोचो इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है? अब बताओ महासागर। यह भी एक हिंट दे दिया मैंने कि वो जो भी है वो पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है। मोजाम्बिक ठंडी है? नहीं। सुसीमा? नहीं। अग्लुहास? नहीं। सोमाली? हां। और ये बहती भी है आपके कहां? पश्चिमी हिंद महासागर साइड। ठीक है, पश्चिमी हिंद महासागर साइड। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये तो आसान है यार, नाथुला दर्रा। जैसे रोहतांग और सिपिकला, अक्सर आपके रोहतांग पूछता है हिमाचल प्रदेश से, और एक सिपिकला, सिपिकला ऐसे कर लो, सिपिकला। ये मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड। ठीक है, चलो लिखना पड़ेगा ना, मैं टिक क्यों मार रहा हूं? मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश में अगर तुम आ जाओगे तो आपके पांगशी दर्रा, बोमडिला। चलो अरुणाचल प्रदेश में पांगशी, बोमडिला। अब बचा कौन? बचा कौन सा? तो सर एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, तो फिर टिक मारो और आगे बढ़ो, टिक मारो और आगे बढ़ो। सिक्किम। अगला, हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? सोच समझ के बताइएगा। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पड़ता है लल्ला? बताओ बताओ बताओ। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। देखो हम लोग जैसे कैगा, कुडनकुलम, रावत भाटा, काकरपारा, यही ज्यादा हम लोग नरौरा पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। जैसे हरियाणा में एक पावर प्लांट है गोरखपुर। अब गोरखपुर का नाम आते ही यूपी के स्टूडेंट्स, गोरखपुर मतलब यूपी, जबकि गोरखपुर पावर एटॉमिक प्लांट पावर प्लांट सेंटर है। हरिपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में चुटका और भीमपुर, मध्य प्रदेश में चुटका और भीमपुर, ये दोनों मध्य प्रदेश में एटॉमिक ऊर्जा संयंत्र हैं। और ये जो आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा लल्ला? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा हरिपुर यहां है, आंध्र प्रदेश में आपके नहीं, राइट आंसर ये नहीं, पश्चिम बंगाल ही होगा, सी ऑप्शन। आंध्र प्रदेश में बताओ कौन सा पड़ेगा? कोवाडा, कोवाडा एटॉमिक एनर्जी सेंटर। अब ईमानदारी से जितने लोग मुझे देख रहे हो, सच बताओ, अगर मान लो पूछ देता कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पड़ता है, भीमपुर ऊर्जा संयंत्र, तो ये आधे लोग फ्लैट हो जाते क्लास में कि अब क्या करें भैया, जीएस अथाह सागर है। जीएस अथाह सागर नहीं है, जीएस इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। हाँ कहेगा कर्नाटक तो झट से बताओगे, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, और आपके ये सवाले तो जल्दी जल्दी बता ही दोगे। मैं जानबूझ करके ये कोवडा, चुटका और आपके भीमपुर लेकर के आया हूं। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है।
सर वैगई नदी ऑप्शन में, ये नहीं है सर। तुम बात करो पंचगंगा, कोयना, मालप्रभा, चंद्रप्रभा, ये सब वैगई नदी के किनारे, बल्कि एक रेलवे का इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? मदुरई शहर, मदुरई शहर। और अभी जो स्वच्छ हवा सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छता, उसमें मदुरई की सबसे गंदी हवा को माना गया था कि सबसे गंदा स्थल में से एक माना गया था मदुरई को। तो मदुरई एक्चुअली अभी चर्चा में है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वैगई नदी के ही किनारे है, बल्कि मूसी, दूधगंगा, तुंगभद्रा और पंचगंगा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कई बार पूछ देता है घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है, कोयना किसकी सहायक नदी है, पंचगंगा, सब आपके कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है ना। अगले पाएंगे, कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? मैंने इसको डिफाइन तो किया है सर, जैसे कि 389 ये कुल सदस्य थे। जब संविधान सभा बनी थी तो कुल संविधान सदस्य 389 थे। लेकिन सर 1947 में बंटवारा हो गया, तो बंटवारा के बाद पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया, तो सदस्य भी कम हो गए। तो बंटवारा के बाद सदस्य संविधान सभा में, बंटवारा के बाद सदस्य जो बचे थे संविधान सभा में लल्ला, वो आपके कितने थे? 299। और कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब थी सर? सर ये इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946 की, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस दिन 211 लोगों ने संविधान सभा की सभा में बैठक लिया था। और जब 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई 1946 को, फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, और तब तक यह डिसाइड हो गया था कि संविधान सभा में 22 समितियां होंगी, 22 समितियां टोटल, नहीं वो झंडा समिति, संघ संविधान समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब जो थी टोटल ऐसी 22 समितियां हो गई थी लल्ला, टोटल 22 समितियां। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा लल्ला इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा 211। कितने सदस्यों ने संविधान का वेट कितना है? लगभग 13 kg, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखने में लगा, ये सारी चीजें। समानता का अधिकार किसमें वर्णित है? समानता का अधिकार किसमें वर्णित है बताइएगा? 14 से 18 या किस में बताइएगा? स्वतंत्रता का अधिकार तो सर 19 से 22 है, ठीक है। स्वतंत्रता बी, जो लोग बी कह रहे हो स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता आपके कहां रहेगा? 14 से 18 में। 23 और 24 में फिर क्या दिया है सर? राइट अगेंस्ट शोषण, एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन दिया है। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह जरूर याद रखना, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा लल्ला? ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है? मतलब वो अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। भारत के संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, खास करके पार्ट 3 में, जो केवल भारतीय नागरिकों के पास है, ठीक है ना, केवल भारतीय नागरिकों के पास है, ठीक है ना। ठीक है, बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर करो। अच्छा तुम सोचो कि तुम किसी देश में गए हो, तो क्या तुमको ऐसे ही गिरफ्तार करके डाल देंगे? नहीं ना। आर्टिकल 20 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें अपने देश में जरूर है। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का, ये दोनों हमारे 29 और 30, ये है। आर्टिकल 20 ऐसा है सर जो कि केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, यह विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सी समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं? एक्चुअली संसद में कई प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है ना। जैसे प्राक्कलन समिति में 30, पहले तो मैं यह बता दे रहा हूं किसमें कितने सदस्य होते हैं। कौन सी समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं? प्राक्कलन समिति। राइट आंसर भी यही है, 30 के 30 सदस्य इसके होते हैं एस्टीमेट कमेटी के लोकसभा से। वहीं सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर बात करोगे तो इसमें 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 आपके किससे होते हैं लल्ला? लोकसभा से।
तो 7 राज्यसभा से। वही लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात कर लोगे तो लोक लेखा समिति में जनरली ऐसा होता है कि इसमें भी 15 और 7 का ही कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें भी आपके 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं लल्ला वो राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो इनके सदस्य भी जान लो किसमें कितने होते हैं। कभी कभी तो खाली सदस्य ही पूछ देता है और कभी कभी ऐसा होता है कि संख्या पूछ देता है कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए। संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में राजभाषा का, अगर संभव हो तो लल्ला जितने लोग लाइव हो कम से कम वो लोग तो एक बार लाइक कर दिया करो यार, वो लोग तो एक बार शेयर कर दिया करो। खैर, राजभाषा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं राजभाषा का वर्णन। भाग 20 में कैसे, भाग 4A में, अच्छा तो भाग 4A में तो 5 फंडामेंटल ड्यूटी कहा गया। भाग 15 में तो इलेक्शन कमीशन कहा गया। भाग 17 राजभाषा, हाँ सही है 17, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है, एकदम लल्लन टॉप है। चलिए अगले पे आते हैं, एकदम लल्लन टॉप है। अगला आ गया, कथक नृत्य में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? चेहरे पे पेंटिंग लगा के नाचते हैं, या फिर घुंघरू जरूर पहनते हैं, या मुखौटा लगाते हैं, या ढोल बज, मतलब कथक नृत्य में इसमें से। अब देखो यही है आपका AI बेस्ड एडुकेटिव वाला SSC का नए पैटर्न का क्वेश्चन। अभी तक अगर मान लो ये SSC के रेगुलर पैटर्न पे तो पूछता कथक कहां का नृत्य है, या कथक शास्त्रीय नृत्य है कि लोक नृत्य है, या वो ये पूछ देता कि इनमें से कौन कथक के प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कुछ इस तरीके का आपसे क्वेश्चन कर देता। लेकिन अब क्या पूछ रहा है इनमें, सर घुंघरू अगर आप नहीं पहने हैं घुंघरू तो कथक का कोई मतलब नहीं बनता है। जरा सा इसके बारे में देखते हैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, खास करके उत्तर प्रदेश। इसमें पैरों की हरकत से साफ और सुरीला बनाते हुए कथक नृत्य अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं, ठीक है ना। तो घुंघरू कथक का सबसे प्रमुख क्या है, अंग है, हिस्सा माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइएगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भैया जो लोग यहां मौजूद हो कम से कम लाइक वाइक तो कर ही दो, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक। अच्छा एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अच्छा ये ऐसे, वह कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर से मैच करता है? एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा, बड़ा हमको अच्छा लगा। एक क्वेश्चन 4 भारतीय बिल्डिंगों का नाम दे दिया था और बोला था इनमें से कौन सा भारतीय ऐतिहासिक विरासत अंग्रेजी के यू अक्षर से मैच करता है? तो अटलांटिक महासागर जो है वो आपके एस अक्षर से, और हमारे देश का जो संविधान सदन जिसे हम लोग पुराना संसद भवन कहते थे अब संविधान सदन कहते हैं, वो अंग्रेजी के यू अक्षर से मैच करता है। खैर क्वेश्चन यहां पे ये पूछा है कि सबसे बड़ा महासागर वो आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, कौन सा है? प्रशांत महासागर। पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है? पंजाब का? नहीं सर, बैसाखी मना लेते हैं। केरल, गुजरात? नहीं, तमिलनाडु। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल के बारे में, चूंकि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल पे जाता है, अब हमको पता है ये तुमको रटा है लल्ला पोंगल, लेकिन हम क्या करें, पोंगल और जलीकट्टू, यक्षगान, ये सब पूछता ही रहता है। मुख्य रूप से ये किसानों और फसल की कटाई से संबंधित होता है। इस दिन नए चावल से पोंगल नाम का मीठा व्यंजन बनाया जाता है, इसीलिए पोंगल को हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, जैसे हॉर्नबिल को हम लोग त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तमिलनाडु के अन्य उत्सव को देखोगे तो कावराई, कीर्तिगाई दीपम, थाई पूषम, चिथिराई उत्सव। पिछली बार MTS हवलदार के पेपर में हो या कोई दोनों में थाई पूषम और चिथिराई उत्सव पूछा था, ठीक है ना। 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एक्चुअली ये आज सुबह का करंट अफेयर है, आपको बता दे पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग दुनिया में फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग हुआ है। इसका आयोजन लल्ला सितंबर से दिसंबर के बीच में किया है। जीतने वाले गगनजीत भुल्लर हैं। 6 टीम ने इसमें हिस्सा लिया। हर टीम में, ये मैंने आज सुबह करंट अफेयर में बताया है, ईच टीम, हर टीम में
10 खिलाड़ी भाग ले रहे थे, ठीक है ना, 10 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी। अच्छा, एक सूचना आप लोग से एक और, कल संडे है, कल मैं 15 टॉपिक, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन पढ़ा दूं। कल शाम 7 बजे क्लास रख लेते हैं, ठीक है ना। कल कै दिसंबर हो जाएगा, 7 दिसंबर। कल 7 दिसंबर 7 बजे आपकी क्लास रहेगी, 7 दिसंबर 7 PM, कल संडे, ठीक है ना। कल आपकी क्लास रहेगी। अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार सब लोग 777 लिख दीजिए। अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार सब लोग 777 जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, सब लोग। हाँ, कल, और कल 150-200 क्वेश्चन पढ़ाएंगे एडिक्विटी का, एसएससी का, नए पैटर्न का, टॉपिक वाइज। कल डिटेलिंग नहीं, बस 10-10 क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक के उड़ाते जाया जाएगा। और ये आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं, अब जब से जीडीएमटीएस का अब एक नया अवतार आया है, अब आपको सारे दिन नए क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे दिन नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगले पे आते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सोच समझ के बताइएगा। देखो, यही है आपका एआई बेस्ड क्वेश्चंस, एडिक्विटी के नए पैटर्न के क्वेश्चन। अब आप खुद पढ़ते होगे तो आपको एहसास होता होगा गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। सोच समझ के बताइएगा, किस आंदोलन की? चिपको आंदोलन? नहीं सर, असहयोग, बिल्कुल असहयोग आंदोलन की। आ जाओ, अब एक काम और कर लिया जाए, एक 25 क्वेश्चन का 5 मिनट का लाइव टेस्ट कर लेते हैं, किया जाए? 5 मिनट का लाइव। अब यहां पे मैं पेन रख दूंगा, यहां पे आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या। अभी तक मैंने 40-45 मिनट डिफाइन किया, अब आपके सामने 25 क्वेश्चन आएंगे और 7-8 मिनट, ठीक है, 7-8 मिनट। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। चलो, ये वो क्वेश्चन होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं कभी ना कभी। ये नहीं यार, ये वाले तो नए वाले ही हैं। हाँ, ये न्यू है, पढ़ाया हमने, शायद हो शायद ना, उस टाइप का पढ़ाया होगा, सब नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना, सब नहीं पढ़ाया होगा। आओ चलो बताओ, ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुगल सम्राट कौन था? ईबीएआई का क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, शाहजहां आसान है तो क्या इसका क्या मतलब, आएगा नहीं। अगले पे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अक्सर लोग गलत करते हैं, मैं सही कह रहा हूं। एक भारत में लोग गुजरात की राजधानी खूब गलत करते हैं, झट से अहमदाबाद टिक मारेंगे, गांधीनगर को भूल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है लल्ला, ठीक है। अगले पे आते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को, जैसे भारत में क्या है कि हम लोगों ने इंग्लैंड से सिंगल सिटीजनशिप लिया है। दोहरी नागरिकता मतलब वहां के नागरिकों को एक वहां के राज्य की भी नागरिकता और एक वहां के देश की भी। जैसे अमेरिका, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, जबकि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब सिंगल सिटीजनशिप पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सिंगल सिटीजनशिप पे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, अध्यक्ष में, मंत्रिपरिषद में, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में? बताओ सोच समझकर। तो सर राइट आंसर आपके है संसद में। अरे संविधान के भाग 1 में आपके आर्टिकल 2, 3, 4 यही सब से संबंधित है ना। नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। तिब्बत में किस नदी को तसांगपो कहा जाता है? सोच समझ के आंसर करो। तिब्बत में किस नदी को तसांगपो? यहां मैं आप 25 क्वेश्चन मतलब टेस्ट टाइप का ले रहा हूं। सर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तसांगपो। अब यही ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश के राज्य से भारत में प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम दिहांग बिहांग हो जाता है। जब यही आपके तसांगपो, दिहांग बिहांग असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। उसके पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं था, ठीक है ना, उसके पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? अलकनंदा, देखिए सर, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक जगह पे जब भागीरथी नदी से अलकनंदा मिलती है तब हम उसे गंगा का नाम देते हैं। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग पर। देखो सेम चीज है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, ठीक है, तरीका बदल गया। अगले पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहेगा सर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना अधिक है? सर औकात के बाहर है, तब वो पाकिस्तान 4 गुना। मतलब पाकिस्तान 54 है तो हम लोग 1 रुपया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का उछल कूद तो मचा ही रहेगा, उछल कूद। अगले पे आएंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अच्छा, योजना से एक बात, जैसे अब देखो दिसंबर में तो कोई पेपर आपका नहीं है अभी, चाहे एमटीएस की बात करें चाहे जीडी की बात करें, सब कब होगा? 2026 में, फरवरी तक मान लीजिए। तो 2026 2016 की जो योजनाएं हैं वो पढ़ के जाइएगा। जिन योजनाओं का 10 साल पूरा हो जाता है वो आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन। अगला, एक लोग कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट कहां दें? भाई अड्डा के ऐप पर डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होता है, आके देना। और देखो जो लोग नए जुड़ रहे हो, मैं बहुत क्लियर कर दूं, कल शाम 7 बजे भी आपकी क्लास है। योजना अवकाश, सर योजना अवकाश 66 से 69 के समय था। फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन बहुत खतरनाक किताब है इनकी। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सर देखिए 2 तरीके का, अगर रिकेट्स और कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स होता है सर, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी बताइए? नरगिस दत्त, सुचेता अरे सर रुक्मणी देवी अरुणडेल जी। अगले पे आएंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी। हाँ, स्टेप्स और फीमर। स्टेप्स और फीमर, ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये एआई का है, ये मेरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे लल्ला, बीबी का मकबरा का निर्माण। सर ये वही बीबी की मकबरा है ना जो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में, जिसका नाम उसने बदल करके रबिया उद दौरानी कर दिया था। यस, तो डी ऑप्शन, औरंगाबाद, जिसे आप दक्षिण का ताजमहल, ताजमहल की गंदी नकल और ये सब भी कहते हैं, या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। अगला, दिल्ली का पहला वैद्य सुल्तान कौन था? वैद्य सुल्तान से क्या मतलब है सर? दिल्ली का संस्थापक या जिसको खलीफाओं से सर्टिफिकेट मिला था? ये इल्तुतमिश। इसको बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया था कि यू आर द रियल मुसलमान हु फाउंडेड मुस्लिम रिलीजन इन इंडिया वेरी वेल, कि तुम सच्चे मुसलमान हो जिसने मुसलमान धर्म को भारत में अच्छे से स्थापित किया। इस बात का इसके पास सर्टिफिकेट मिला था इल्तुतमिश को। भारत का पहला मदरसा, ईदगाह सब इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह अलग की बात है कि भारत की पहली इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनी मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। लेकिन जो मुस्लिम धर्म को फैलाने का प्रचार प्रसार काम इल्तुतमिश ने किया, वो किसी अन्य शासक ने उससे पहले ना कर पाया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सर पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित है। इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार जनगणना का वर्णन है, नीति के ऊपर लिखी गई पहली किताब है। इसी अर्थशास्त्र में आपके सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, वो भी ध्यान रखिएगा। बलि से संबंधित अनुष्ठानों का ज्ञान किस वेद में है? सर ऋग्वेद में तो देवताओं को प्रसन्न करने का मंत्र है, सामवेद में तो वो क्या कहते हैं संगीत का वर्णन है, शास्त्रीय संगीत का। ब्राह्मण ग्रंथों में तो सर ऐसा कुछ है नहीं। यजुर्वेद 2 प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, गद्य पद्य दोनों में बटा है। अगले पे आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है सर, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लरकाना और मोंटगोमरी नामक डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। वहीं लल्ला अगर हम लोग बात कर लें लोथल की, तो यह गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। क्लियर है, भोगवा नदी के किनारे है। अगले पे आएंगे। अच्छा, मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि कल शाम 7 बजे आपकी क्लास है, मैं क्लास लूंगा, लाइव रहूंगा कल, बल्कि मैं 15 टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। संडे उंडे को थोड़ा स्पेशल टाइप में क्लास चलती है, कल मैं ऐसे डिफाइन वाली क्लास नहीं लाऊंगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बताओ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। अगले पे आएंगे, भारत में हरित क्रांति। अरे सर देखिए, अब यही क्वेश्चन सेम कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन।
अच्छा, हरित क्रांति के जनक बोरलॉग जी के नाम पर कृषि का बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत में बोरलॉग पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना, एम एस स्वामीनाथन। अगले पे आएंगे तो ये 25 क्वेश्चन हो जाए तो रोकें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का लाभ किसे मिलता है? ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एंजॉयड बाय। अच्छा, ये एंजॉय करता है निदेशक डीपीएसपी। हालांकि इसका जिक्र किस में है वही वो पूछना चाहता है, आर्टिकल 50 में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में इसका जिक्र है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगले पे आएंगे लल्ला, अगले पे, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो सर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो डी ऑप्शन 36 द्वीपों का। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो सर भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र हुआ करता था बंगाल गजट। द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या था? सर 1939 से लेकर 45 तक भिड़ा दीजिए, एकदम लगा दीजिए टिक। ठीक है, अगले, कर्नाटक का भद्रावती निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखो 25 के 25 या 20 के 20 क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, 2-4 ऐसे आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रैंक क्या रहेगी, आपकी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा डी, लोहा और इस्पात, भद्रावती। तो ये है। और लल्ला आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देखो एसएससी जीडी का आपके लिए बैच आ गया है और ये बैच आपको मिल पड़ता है 499 में Y182 कूपन कोड से। और इस बैच और आने वाले समय में जो हम लोग के आपके क्रैश कोर्स बैच भी आते हैं तो आपको वो महापैक के थ्रू मिल जाएंगे। फिलहाल बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप ये 10 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, एक बैच आपके लिए संभवतः पर्याप्त होगा अगर आप ध्यान से पढ़ दें। कूपन कोड लगा दीजिएगा Y182, ये आपको 499 रुपए से भी 2-4-5 रुपए कॉइन वगैरह का उपयोग करेंगे तो संभवतः कम में पड़ेगा या एग्जैक्ट इतने ही में। इसके अलावा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, स्वतः आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कल शाम 7 बजे मेरी क्लास है, उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। अगर मैंने आपको मन से पढ़ाने का प्रयत्न किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एमटीएस के स्लॉट के लिए कुछ आएगा बेटा तो हम बताएंगे ना, क्यों परेशान हो। एमटीएस के लिए तो मैं समर्पित ही रहता हूं, क्योंकि मुझे 2 ही एग्जाम अपने बहुत करीब मैंने पाया है, एक एमटीएस और जीडी। मतलब मुझे अच्छे लगते हैं एग्जाम, तो सारे अच्छे हैं। चूंकि ये 10वीं के पास बच्चों का होता है तो मैं इनको काफी अपने नजदीक पाता हूं। तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम। गुड नाइट। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह। कल शाम 7 बजे सब लोग याद रखना, ठीक है ना, कल शाम 7 बजे सब लोग आ जाना लाइव संडे को।